केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। 8:50 हो चले हैं और न्यूज की पाठशाला में आप सभी का दाखिला हो चुका है। मैडम आ चुकी है। आपको एक अच्छी खबर सुनाऊं? नंबर्स देखकर आ रही हूं मैं। झंडे गाड़ दिए हैं आप लोगों ने। आप लोगों का साथ रिकॉर्ड तोड़ रहा है और ये अच्छी खबर मुझे आप तक पहुंचानी थी। ये जो आपका और मेरा साथ है ना, इतिहास रच रहा है। यहां से फैक्ट्स आपके पास जा रहे हैं और आप ये फैक्ट्स पूरे देश में पहुंचा रहे हैं। तो ये साथ मजबूत बना रहे, इसी प्रार्थना और इसी दुआ के साथ आगे बढ़ रही हूं, ये वादा करते हुए कि पढ़ाऊंगी ऐसा जैसा कभी किसी ने पढ़ाया नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं न्यूज की पाठशाला। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि आज न्यूज की पाठशाला में आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स और कौन कौन से चैप्टर लेकर आई हूं जिस पर लगने वाली है क्लास। पार्ट नंबर 1 सामने रखा जाए। संविधान पर डराकर वोट बैंक बढ़ाने वालों का चैप्टर खोलना जरूरी है। क्या वाकई संविधान बदल सकता है? क्या वाकई आपके वोट का अधिकार छीना जा सकता है? कोई तो रास्ता होगा ना। बार बार दावा किया जाता है। आज इस पर बात करें और फैक्ट्स के साथ। फिर आएगा पार्ट नंबर 2 यानी चैप्टर 2। ये जो चढ़ावा चोरी हुई है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई से इनकार क्यों कर दिया है? बैंक को शक हो गया लेकिन ट्रस्ट के मेंबर्स को क्यों नहीं हुआ? क्या आंख पर पट्टी बांधकर बैठे थे चंपत राय? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, जवाब खोजेंगे। चढ़ावा चोरी के आरोपियों को अब नहीं मिलेगा वकील। किसने कहा चंपत राय को कि अयोध्या से निकल जाओ? और ये जो हिंदुत्व की पिच पर आजकल अखिलेश यादव खेल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ चैलेंज कर रहे हैं और उस पिच पर एक गूगली फेंक दी है। अखिलेश यादव अब क्या करेंगे, कौन सा जवाब देंगे, ये भी जानेंगे। फिर पार्ट नंबर 3, अपने ही जहर से कैसे पाकिस्तान मर रहा है। वो आस्तीन में सांप वाली कहावत आपने सुनी है ना? आतंकी प्यादे ये पाल पोस रहा था, अब मुनीर के वजीर कैसे ढेर हो रहे हैं, ये आपको बताएंगे। खिसियाई बिल्ली नहीं, खिसियाए शरीफ का अफगानी बच्चों पर हमले की वो तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा। और फिर यूरोप में अब सुबह से आपको ये खबरें मिल रही होगी, गजब की गर्मी है। 8 दिन में 1300 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन हालात क्या अभी और खराब होंगे? और भैया ये जो टेम्परेचर उनका वहां पर है, उससे कई ज्यादा टेम्परेचर तो यहाँ भारत में है। और हम लोग खाली गमछा गीला करते हैं और सर पे रखते हैं और सब ठीक हो जाता है। लेकिन यूरोप में यही टेम्परेचर जानलेवा कैसे बन रहा है? वहां और हम में अंतर क्या है? सूरज तो एक ही है, लेकिन वहां कैसे जला रहा है और यहां अगर वो तेज रोशनी या धूप आ भी रही है तो हम पर असर क्यों नहीं पड़ रहा है, ये आप जानेंगे आज। और फिर अंत में हमारा स्पेशल सेगमेंट होगा जिसमें आपको बताएंगे कि बेवजह हॉर्न बजाना जान के लिए जोखिम है और क्या क्या ये आपको कर सकता है और आपके लिए खतरा पैदा कर सकता है। सोचा है कभी? इस पर होगी बात। लेकिन पहले देखिए दिन भर का रिवीजन न्यूज की पाठशाला। ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत की तरफ से बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा शामिल होंगे। ईरान ने पिछले हफ्ते खामेनेई के फ्यूनरल में शामिल होने के लिए भारत को निमंत्रण भेजा था। दिल्ली में 30 जून से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू होने जा रहा है।
BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स और 29 जुलाई तक ये सारी की सारी जानकारी जुटाने का काम कर देंगे। पुणे में बच्ची से रेप और हत्या के 65 साल के दोषी को कोर्ट ने मौत की सजा सुना दी है। 1 मई को बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी और अब आई है सजा। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात है। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, कई जल मग्न हो गए हैं गांव। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा से हालात की जानकारी ली है। नोएडा के सेक्टर 119 में हाई राइज बिल्डिंग के एक फ्लैट में आग लग गई थी। फ्लैट में लगे एयर कंडीशनर में धमाके की वजह से आग लग गई थी। आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। और आज न्यूज की पाठशाला में सबसे पहला चैप्टर राजनीतिक विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का। इसमें हम बात करेंगे संविधान पर डराकर वोट बैंक बढ़ाने वाले चैप्टर की। आपको यह भी बताएंगे कि क्या संविधान को वाकई बदला जा सकता है, वोटों का अधिकार क्या छीना जा सकता है। आने वाले 7-8 महीनों में देश के कुछ बहुत महत्वपूर्ण राज्यों में और बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उसमें से एक है उत्तर प्रदेश। कहते हैं ना, वो दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इसीलिए बयानों की घातक तीर यहां सबसे ज्यादा चल रहा है। कोशिश यही है कि उस मुद्दे पर नैरेटिव गढ़ा जाए जिस पर फायदे की गुंजाइश सबसे ज्यादा हो, जो ट्राइड एंड टेस्टेड हो। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से वही ट्राइड एंड टेस्टेड बयानों की बौछार कर दी है। मैं चाहती हूं सबसे पहले आप उनके इस बयान को सुने। वो बात दोहराता हूं, यूपी में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मैं डरा नहीं रहा हूं। बंगाल का चुनाव तो देखा ना सबने, यहाँ के बाई इलेक्शन तो देखे ना। आप अगर मेरे जाने के बाद लालजी वर्मा जी आएंगे, उनसे पूछ लेना उनको हराने के लिए प्रशासन ने और शासन ने क्या किया था। उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आखिरी बार वोट डाल रहे हो गया, भविष्य में चुनाव नहीं होगा। भाई अखिलेश जी छोटे मोटे नेता नहीं हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे के। अखिलेश यादव जो नैरेटिव बना रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, अगर कोई भी सुनेगा तो कहेगा ये कोई तो वजन होगा, कोई तो बात होगी, वरना अखिलेश जी ऐसी बात थोड़ी कह देंगे। उन्होंने वही पुराना बयान दोहराया जो 2014 के बाद कभी ना कभी हर बड़े विपक्षी नेता ने दिया। एक आध को छोड़ दीजिए आप, 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरा विपक्ष एक ही रट लगाए हुआ था। मोदी अगर तीसरी बार पीएम बन जाते हैं तो संविधान बदल दिया जाएगा, ये संविधान को बर्बाद कर देंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, एक पार्टी वाला चीन जैसा सिस्टम आ जाएगा। एक से बढ़कर एक नेता ने ये बयान दिए थे और मैं हवा में बात नहीं कर रही हूं। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देती हूं उन बयानों को। 2024 के चुनावों से पहले वाला सुन लीजिए। This election is about those who are trying to destroy the constitution and destroy democracy in this country versus those who are trying to protect the constitution and protect democracy in this country. मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। सुना ना आपने? और ये सारे बड़े नेता हैं। ये सारे बयान 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले के हैं और इतना कॉन्फिडेंस के साथ विपक्ष ये सब कह रहा था कि कोई भी शख्स इस पर यकीन कर ले कि अगर ये लोग कह रहे हैं कोई तो बात होगी, कोई तो खेल चल रहा होगा। सियासी गलियारों में घूमने वाले ये तमाम बड़े लीडर हैं, अगर ये कुछ कह रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बगैर सिर पैर के कह देंगे। और जब बार बार आप किसी व्यक्ति को ये कहते हुए सुनते हैं और वो भी ओहदे और रसूख वाले पद पर कभी बैठे हुए व्यक्ति को ये कहते सुनते हैं, तो फिर आप भी ये सवाल करने लगते हैं कि क्या संविधान बदल दिया जाएगा? क्या संविधान को खत्म करना वाकई इतना आसान है? क्या आपके वोट का अधिकार छीनना, जैसा मैं बोल रही हूं, बोलने जितना हल्का है क्या?
हमने भी ये पता लगाने की कोशिश की। आज तो जब हम डिसाइड कर रहे थे कि आपके लिए कौन कौन सी खबरें लेकर आने वाले हैं, तब ये बहस हम में भी चल पड़ी कि संविधान बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, संविधान में क्या बदल सकते हैं, कितना संशोधन हो सकता है, पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक में कौन कौन कर सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, कोई खेल हो सकता है क्या? पता है आपको जवाब क्या मिला? जवाब मिला नो, ना, सिफर, नाडा। भारत के संविधान को खत्म करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। और मैं फैक्ट के आधार पर और दम पर आपको आज बताऊंगी। आइंदा से कोई भी अगर आपसे यह बात कहे तो उसे न्यूज की पाठशाला में बताए गए इस फैक्ट को परोस दीजिएगा। कोई हवाई बात नहीं करूंगी, क्योंकि मामला हमारे संविधान का है, इस सबसे बड़े और सबसे मजबूत लोकतंत्र की उस सबसे महत्वपूर्ण खिताब का है, उस खिताब का है जो देश के हर एक व्यक्ति को, चाहे वो राजा हो कि रंक हो, अमीर हो कि गरीब हो, मर्द हो कि औरत हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, सबको एक बराबर दर्जा देती है। वो किताब है संविधान। भारत के संविधान की मूल भावना को बदला ही नहीं जा सकता। किसी माइका लाल में यह दम नहीं है। संविधान की मूल भावना क्या है? मैं पढ़ के सुनाऊं? सुनना चाहते हैं संविधान की जो मूल भावना है? देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी जो पहला पेज है, पहला पन्ना है, उसमें साफ साफ लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हिंदी में कहूं तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह हमारे संविधान की मूल भावना है, जो हर नागरिक को छोटे शब्दों में या कम शब्दों में कहूं तो बराबर का अधिकार देती है। लेकिन वोट के चक्कर में कुछ नेता आपके सामने आते हैं और ये झूठा नैरेटिव फैलाते हैं कि इसे बदल दिया जाएगा, ये सिस्टम बदल देंगे, मोदी आएगा तो ये कर देगा, मोदी अब राष्ट्रपति बन जाएगा, मोदी ये सोच रहा है, मोदी इस तरीके की आपको बातें बताते हैं कि एक बार के लिए आप भी सोचने लग जाए। आपको पता है भारत के संविधान की मूल भावना यानी आत्मा को सिर्फ एक बार बदला गया है। जानते हैं आप लोग? जानते हैं? केवल एक बार बदला गया है। और बगल में जो तस्वीर चल रही है, इन्हीं ने बदला है। जब विपक्ष के सभी नेता जेल में थे, जब संसद में कोई सरकार के खिलाफ बोलने वाला नहीं था, जब संसद के कार्यकाल को 5 साल से आगे बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था, जब देश में एकमात्र बार आपातकाल लगाया गया था और आम जनता के मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया गया था, और यह सब एक ही बार हुआ। जिन इंदिरा गांधी ने यह सब किया, उनकी ही पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में खड़े अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लोगों के वोटिंग अधिकार खत्म हो जाएंगे। हर चुनाव से पहले यही बात कही जाती है। मजाक समझ रखा है हमारे संविधान को। फलाना चुनाव में बीजेपी जीतेगी तो चुनाव बंद कर देंगी, ढिकाना चुनाव में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, अगर इस बार वोट नहीं किया तो आने वाले टाइम में आपको वोट ही नहीं देने दिया जाएगा। 12 साल हो गए हैं। 12 साल से इस देश में यही एक पार्टी है जिसे डरा डरा कर ये विपक्षी सारे नेता ये बात कहते हैं। एक पार्टी की सरकार है कि नहीं है? केंद्र में एक पार्टी की सरकार है ना रवि? किसके वोटिंग राइट छिन गए हैं? किसी एक का वोटिंग राइट बताइए छिन लिया हो। किसका आरक्षण खत्म हो गया है? और कब संविधान की मूल भावना को बदलने के लिए संसद में बिल लाया गया? बताइएगा, ऐसा कुछ हुआ है? अब आज मैं आपको बताती हूं, सिर्फ आपातकाल ही नहीं,
इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल से पहले भी कुछ ऐसा किया था। साल था 1971 और 72। इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान में 3 बदलाव किए, जिसे संविधान संशोधन कहा जाता है। 24वें संविधान संशोधन में कोर्ट यानी न्यायपालिका के अधिकार को कम कर दिया गया। सरकार के फैसले पर कोर्ट की समीक्षा के अधिकार को भी सीमित कर दिया गया। 25वें संवैधानिक संशोधन में लागू ये जो सारे बदलाव थे, लोगों के मूल अधिकार को भी कम कर दिया गया। और 29वें संशोधन में संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव करने का हक दे दिया गया। वापस रिपीट करूं, ध्यान से सुनेंगे। 25वें संवैधानिक संशोधन में लोगों के मूल अधिकारों को कम कर दिया गया और 29वें संशोधन में संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव करने का हक दे दिया गया। कौन सा संशोधन था वो? 29वां संशोधन, जिसमें संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव करने का हक दे दिया गया संसद को। कितना खतरनाक है। अगर यह फैसला जैसा संविधान संशोधन किया गया था, अगर सुप्रीम कोर्ट ने दखल नहीं दिया होता, तो आज जो बात ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, खड़गे जी कह रहे हैं, वो वहां पर आम आदमी पार्टी के संस्थापक कह रहे हैं, ये सब सच होता। अगर ये 29वां संशोधन जस का तस रहता तो फिर हो सकता था, क्योंकि इंदिरा गांधी संसद को यह हक दे चुकी थी। लेकिन तब केशवानंद भारती जैसे लोग खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए? केशवानंद भारती जैसे लोग। केशवानंद भारती ने इंदिरा गांधी की सरकार में जो ये बदलाव किए गए थे, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, याचिका लगाई। और सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दाखिल की गई, तो आपको पता है क्या हुआ? ये पहली बार संविधान में 13 जजेस की बेंच बैठी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि 13 जजेस की बेंच बैठी हो। कितने दिनों की सुनवाई हुई? 68 दिनों की। संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन का तर्क इसमें दिया गया केशवानंद भारती ने, कि संविधान का जो मूल ढांचा है ना, वो उस 29वें संशोधन की वजह से पूरी तरह से उसका उल्लंघन हो रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 7 जज बहुमत से इस फैसले के पक्ष में नजर आए कि हां, यह बदलाव नहीं होना चाहिए। संविधान के मूल ढांचे में बदलाव पर उसके बाद रोक लग गई। तो वो जो प्रस्तावना है, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव अब नहीं होगा। मतलब मैं तब की बात कर रही हूं। एक आदेश और फिर आज की तारीख में हमारा संविधान इंटैक्ट, कोई नहीं कर सकता ये काम। यह आदेश 24 अप्रैल 1973 को आया। कब आया? 1973। तारीख क्या थी? 24 अप्रैल। मैं फिर कह रही हूं, दोहराइए तारीख को, 24 अप्रैल 1973। ये तारीख इसलिए याद रखिएगा क्योंकि ये केवल तारीख भर नहीं है, भारत के संविधान को इस दिन बदला जा सकता था। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला नहीं देता, तो फिर यह तारीख उस बात की गवाह हो जाती कि आप कोई भी हिस्सा संविधान का बदल सकते हैं। संसद के पास यह हक है कि वो ये काम कर सकता है, लेकिन अब नहीं। आपके वोट का अधिकार कोई भी छीन लेगा। ऐसा हो सकता है आज की तारीख में, अगर किसी केंद्र सरकार के पास कोई भी सरकार आ जाए, लोकसभा की सारी सीटें आ जाए। कितनी सीटें? 543 लोकसभा की। सारी सीटें भी लोकसभा की आ जाए ना, 543 सीटें, और राज्यसभा की 245 सीटें, सब की सब आ जाए एक ही पार्टी के पास, तब भी 3 चीजें वो आपसे नहीं छीन सकते हैं। अब बताऊं मैं कौन कौन सी वो 3 चीजें, जानना चाहेंगे? सबसे पहला, मतलब क्या नहीं बदल सकता? क्या नहीं बदलेगा? किसमें?
संविधान में सबसे पहला है वोट का अधिकार। कोई हाथ नहीं लगा सकता इसको, कोई नहीं छीन सकता आपसे। दूसरा आइए, धर्म का अधिकार, कोई नहीं छीन सकता। और तीसरा ये जो कहते हैं ना, संपत्ति, आपकी संपत्ति भी कोई नहीं छीन सकता है। ये सब आपके रहेंगे, ये सब आपका रहेगा। यानी चाहे वो संपत्ति हो, धर्म का मानने का अधिकार हो या वोट देने की बात हो, आपसे कोई ये बात और कोई ये रूल्स, आपके जो राइट है, हक है जो आपका, वो आपसे नहीं ले सकता। कोई सरकार उस पर नजर नहीं डाल सकती, अच्छी के बुरी। उन जजेस के साथ आपको पता है जिन्होंने ये फैसला दिया था कि आप कोई ये जो आपने 29वां संशोधन किया है, जिन लोगों ने अगेंस्ट में फैसला दिया था इंदिरा गांधी की, उन जजेस के साथ इंदिरा गांधी ने क्या किया आप जानते हैं? 3 सीनियर जज, जस्टिस KS हेगड़े, जस्टिस JM शेतर और जस्टिस AN ग्रोवर, जिन्होंने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया था, उन तीनों को नजरअंदाज करके इंदिरा गांधी ने जस्टिस AN रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया, जो इन तीनों से जूनियर थे। हालांकि जस्टिस AN रे उन 6 जजेस में शामिल थे जो सरकार के फैसले के साथ थे। क्या थे? सरकार के फैसले के जो साथ थे, उनको मुख्य न्यायाधीश बाद में बना दिया गया। और ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि 3 सीनियर जजेस, 3 सीनियर जजेस, और उनको सुपरसीड करके एक जूनियर जज जो है मुख्य न्यायाधीश बन गए। मतलब चौथे नंबर के जज। मतलब जिन जजेस ने जनता के अधिकारों को बचाया, संविधान की मूल भावना की रक्षा की, उनको सजा मिल गई, उन्हें अपमानित होकर इस्तीफा देना पड़ा, और जो सरकार के साथ खड़े थे उन्हें सम्मान मिला। इन सब के बावजूद आज विपक्ष बार बार क्या दोहराता है? मौजूदा सरकार किसको खत्म कर देगी? कौन सा डर दिखाया जाता है? क्या है वो लाल, संविधान को खत्म कर देगी। जबकि 24 अप्रैल 1973 को यह तय कर दिया गया था कि इस देश के संविधान को कितना भी कोई ताकतवर शख्स क्यों ना आ जाए, कितनी भी कोई ताकतवर सरकार क्यों ना आ जाए, वो हाथ नहीं लगा सकती। सवाल असल में यह है कि क्या राहुल गांधी से लेकर अखिलेश जी और तमाम विपक्षी नेता हमारे संविधान की ताकत को कम समझने की भूल कर रहे हैं, या इस देश के करोड़ों लोग जो संविधान से मोहब्बत करते हैं, उनके मन में कोई संदेह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसी संदेह का फायदा चुनाव में उन्हें मिल जाए? 2024 में मिल भी चुका है। तो आज की पाठशाला में इस क्लास की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमारे अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता, हमारे वोट देने के इस पावर को कोई छीन नहीं सकता, हमारे धर्म को फॉलो करने के आजादी को कोई चेंज नहीं कर सकता। कोई कुछ कहे, संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता। तो आइंदा से अगर कोई आपको कोई लाल किताब दिखा रहा हो तो उन्हें यह फैक्ट्स जरूर बता दीजिए। अब आगे बढ़े, अगली पाठशाला चैप्टर है चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई से इनकार क्यों कर दिया, और बैंक को शक हो गया और ट्रस्ट को क्यों नहीं हुआ? मतलब क्या आंख पर पट्टी बांधकर बैठे थे चंपत राय? और चढ़ावा चोरी के आरोपियों को नहीं अगर वकील कोई मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात। और किसने कहा चंपत राय को कि अयोध्या से निकल जाओ? और इन सब के बाद जो पॉलिटिक्स अभी हो रही है, हिंदुत्व की पिच पर इस वक्त अखिलेश जी शिफ्ट हो गए, तो योगी जी मथुरा वाला चैलेंज दे रहे हैं। रामलला के दरबार में चढ़ावा चोरी कांड को आज कितने दिन पूरे हो गए, कोई बता सकता है? 23 दिन। आज 23वें दिन चढ़ावा चोरी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। इसके बारे में आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि 23 दिनों में यह मामला इतना बढ़ गया कि अयोध्या से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।
आज सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि इस मामले में फौरन सुनवाई की जाए, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में फौरन सुनवाई से बिल्कुल इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इस मामले में फिलहाल जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि इस मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की एसआईटी से कराई जाए, मतलब सीबीआई से कराई। लेकिन अयोध्या की एंटी करप्शन कोर्ट ने चढ़ावा चोरी के 8 आरोपियों को कोई रियायत नहीं बख्शी। कोर्ट ने 8 आरोपियों को 14 दिन की फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब सवाल यह है कि अयोध्या पुलिस पर जो बार बार एक सवाल खड़ा हो रहा है कि अयोध्या पुलिस ने कोर्ट से 8 आरोपियों की रिमांड मांगी ही नहीं। क्यों नहीं मांगी? क्योंकि एसआईटी की जांच के आधार पर ही एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें 9 लोगों को आरोपी बनाया गया, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब इस मामले की जांच में जुटी अयोध्या पुलिस ने आज कोर्ट में आरोपियों की रिमांड की कोई मांग ही नहीं की। पुलिस के इस फैसले पर लोग बहुत हैरान हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आरोपियों को सिर्फ जेल में रखने के लिए गिरफ्तार किया क्या? क्योंकि अदालत के आदेश के बाद अब सभी आरोपी 14 दिन के जेल में रहेंगे। इस दौरान पुलिस किसी आरोपी से पूछताछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस ने कोर्ट से कोई परमिशन ली ही नहीं। तो फिर अब बड़ा खुलासा भी सुन लीजिए, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मैं कर रही थी, और यकीन मानिए इन खुलासों को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्योंकि चढ़ावा चोरी कांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सर चकरा देने वाले सवाल खड़े हो रहे हैं। नया खुलासा क्या है? ट्रस्ट को भी पता था कि रामलला के चढ़ावा में चोरी हो रही है। जिस बैंक को चढ़ावे की रकम का मैनेजमेंट करने के लिए जोड़ा गया था, उसे भी मालूम था कि गड़बड़ी हो रही है। बैंक और ट्रस्ट दोनों के बारे में ये दावे सामने आ रहे हैं कि दोनों ने अपने अपने स्तर पर गड़बड़ी रोकने की कोशिश की। ये सब कुछ मालूम होते हुए भी बैंक और ट्रस्ट दोनों आंखें मूंद कर कैसे बैठे रह सकते हैं? आप लोगों के मन में ये विचार नहीं आया होगा? अब आपको एक और चीज समझ, आप देखिए कि रामलला को जो भी चढ़ावा चढ़ता है, उसकी गिनती जो है वो रोज 12 घंटे में होती है, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक। और ये गिनती कितने शिफ्ट में होती है? ये गिनती होती है 2 शिफ्ट में। मतलब ऐसे समझ लीजिए, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे। ये पहली टीम है, ठीक है? यानी टीम 1, उसके पास ये 2 शिफ्ट में चढ़ावे की काउंटिंग होती थी। चढ़ावा गिना जाता 2 शिफ्ट में, ठीक है? अब दूसरी शिफ्ट आई है, मतलब फिर आ गया दोपहर को शिफ्ट चेंज हुई, 2 बजे से लेकर रात 8 बजे। ठीक है? हाँ, गिना जाता है। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक टीम गिनती, दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक दूसरी टीम गिनती। और इसीलिए क्या निकल कर आया? 40 दिन में 70 बार चढ़ावा चोरी करने का सबूत इसमें मिला है। यानी टिन्नू गैंग ने हर दिन 2 बार चढ़ावा चोरी का रूटीन बना लिया। इसी से यह समझ में आया, 40 दिन में 70 बार, 40 दिन में 70 बार चोरी। और बकायदा शिफ्ट में चोरी होती थी। इसीलिए 40 दिन में 70 बार चढ़ावा चोरी के सबूत भी मिले हैं। यानी टिन्नू गैंग ने सब कुछ प्लान किया हुआ था। रामलला के चढ़ावे में ये जो गड़बड़ झाला चल रहा था, इस बात की भनक 3 महीने पहले ही एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लग गई थी। इसीलिए एसबीआई ने फौरन चढ़ावा की जो गिनती होती थी, उनके कर्मचारियों को हटाने की सिफारिश कर दी। और इसके बाद आउटसोर्सिंग की गई कंपनी की। उन संदिग्ध कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया भी बाकायदा शुरू हो गई,
लेकिन ट्रस्ट के पदाधिकारी चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों का बचाव करते रहे और आउटसोर्सिंग ये जो कंपनी की गई थी, एक भी कर्मचारी को उस कंपनी से हटाने नहीं दिया। यानी सब कुछ जानते हुए भी ट्रस्ट ने अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, अविनाश और करुणेश शुक्ल को चढ़ावे की गिनती वाले काम से नहीं हटाया। एसबीआई ने इन सभी की भर्ती एक आउटसोर्स कंपनी के जरिए कराई थी और मजे की बात यह है कि भर्ती बैंक ने कराई, आउटसोर्स एक तीसरी कंपनी ने किया, लेकिन सिफारिश ट्रस्ट के लोगों की चली और इसीलिए आउटसोर्स करने वाली कंपनी ने उन्हीं लोगों को चुना जिनकी सिफारिश की गई थी और जो ट्रस्ट के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के रिश्तेदार और करीबी थे। और यह हम पहले भी बता चुके हैं। इतना सब कुछ जानकर एक बात तो साफ हो गई है कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों को यह पता था कि चढ़ावा चोरी हो रही है, वो फिर भी चुप रहे और जिसने क्लेंस करने की कोशिश की सिस्टम को, उसकी भी नहीं सुनी, बल्कि चढ़ावा चोरी करने वाले आरोपियों का ट्रस्ट संरक्षण करता रहा। क्योंकि अगर बैंक की सिफारिश ट्रस्ट ने मान ली होती तो चढ़ावा गिनने वाले सभी कर्मचारी हटा दिए गए होते और चोरी रुक जाती। ये तो ट्रस्ट का वो खुलासा। अब ट्रस्ट के बाद देखिए कि कैसे एसबीआई के अधिकारी भी आंख मूंद कर बैठे रहे, जबकि उन्हें 3 महीने पहले ही ये भनक लग चुकी थी कि चढ़ावा चोरी में गड़बड़ी हो रही है। अयोध्या पुलिस की जांच में पता चला कि टिन्नू यादव और गैंग के साथ एसबीआई के 2 कर्मचारी भी मिले हुए थे। एक का नाम तो रत्नेश चतुर्वेदी है और दूसरे का नाम गगनदीप बताया जा रहा है। ये दोनों चढ़ावे की काउंटिंग के दौरान निगरानी के लिए वहां पर मौजूद रहते थे। पता नहीं क्या करते थे। पुलिस को इन दोनों के खिलाफ ठोस सबूत मिल गए हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं। अब आप सोचिए, एसबीआई के अधिकारियों को यह भनक थी कि यहां चोरी हो रही है, कर्मचारी गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन बैंक को यह भनक क्यों नहीं थी कि उसके भी 2 कर्मचारी उस प्रक्रिया के हिस्सा हैं? उनकी मिलीभगत के बगैर चढ़ावा चोरी संभव ही नहीं था और बैंक ने अपने कर्मचारियों को हटाया क्यों नहीं? यह भी बड़ा प्रश्न। और यह जानकर और ज्यादा आप हैरान हो जाएंगे कि रामलला के दरबार में लूट का एक पूरा तंत्र विकसित करने की कोशिश हो रही थी। पूरा तंत्र। ट्रस्ट में बड़े पैमाने पर नियुक्तियों का भी खेल चल रहा था। सिफारिशों के आधार पर अपने अपने करीबियों को धड़ल्ले से नौकरी पर रखा जा रहा था। मैंने पहले भी आपको यहां न्यूज की पाठशाला में बताया था। बगैर पुलिस वेरिफिकेशन की नियुक्तियां कर दी। ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर ट्रस्ट ने नई गाइडलाइन जारी करने का फैसला किया है। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति सिफारिश के दम पर हुई, उनके कामकाज की समीक्षा की जाएगी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराकर स्क्रीनिंग की जाएगी। वाह भाई। अगले महीने 11 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में यह फैसला ले लिया जाएगा कि ट्रस्ट में घुस चुके किन किन कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाना है। अब अयोध्या की यह लड़ाई सिर्फ कानूनी पिच पर नहीं है, जांच एजेंसियों के पिच पर नहीं है, अब पॉलिटिकल पिच पर भी भयंकर भिड़ंत हो रही है। जिस तरह से अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी का मुद्दा छोड़ नहीं रहे हैं, उससे लग रहा है कि आगे भी लड़ाई बहुत तगड़ी होगी। एक बात साफ है, अगले साल यूपी चुनाव में अखिलेश यादव अयोध्या को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएंगे और उसकी बुनियाद उन्होंने रख दी है। 2 दिन पहले अयोध्या से लेकर अखिलेश यादव ने एक नया संकल्प लिया। संकल्प क्या था? उन्होंने कहा, हम धर्म निष्ठा और सत्य निष्ठा के साथ ये संकल्प लेते हैं कि नई सरकार बनाकर अयोध्या को अनुपम अनुकरणीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे, सियाराम धाम के रूप में पुनर्स्थापित करेंगे। अखिलेश के संकल्प पर बीजेपी ने निशाना साधा। क्या कह रही है बीजेपी? कि अखिलेश यादव अब यह एहसास कर चुके हैं कि राम के बगैर उनकी राजनीति या राजनीतिक नैया पार हो ही नहीं सकती। इसीलिए अखिलेश यादव चुनाव से 1 साल पहले अचानक अपनी पॉलिटिकल पिच बदल रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी जनता की नजर में धूल झोंकने के लिए तुष्टीकरण की पिच छोड़कर अब हिंदुत्व की पिच पर शिफ्ट हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश की इस बदलती विचारधारा पर कुछ कहा, वो मैं आगे बताऊंगी आपको, लेकिन पहले देखिए क्या वाकई अखिलेश यादव हिंदुत्व की पिच पर शिफ्ट हो गए हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2013 में अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में हमारी बेटी उसका कल योजना चलाई थी। 10वीं पास करने वाली सिर्फ मुस्लिम और अल्पसंख्यक समुदाय की बेटियों को पढ़ाई या शादी के लिए 30,000 रुपए की
मदद दी जाती थी। लेकिन अब वही अखिलेश यादव हैं जो 2026 में कह रहे हैं कि अब जो हमारे पंडित जी बोलेंगे ना, हम वही करेंगे। पंडित जी की मदद से 2012 में सरकार बनी थी और 2027 में भी बनेगी। 2013 में अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में वाराणसी के संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले आतंकियों के खिलाफ केस वापस लेने की सिफारिश की और अब 2026 में वही अखिलेश जी जो जेठ के बड़े मंगलवार के दिन भंडारा कर रहे हैं, बजरंग बली की पूजा कर रहे हैं, तो बीजेपी हमलावर हो रही है। 2016 में अखिलेश यादव ने कुछ जिलों में मुहर्रम की वजह से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के वक्त और रूट पर पाबंदी लगा दी थी। तब हिंदू संगठनों ने अखिलेश पर अल्पसंख्यक समुदाय को तरजीह देने के आरोप लगाए थे। 2026 में अखिलेश यादव अभी कह रहे हैं कि श्री रामचरितमानस हमारी सौहार्दपूर्ण संस्कृति का संविधान है। मतलब बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ये पिच कैसे बदली है। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में कब्रिस्तान की 4 दीवारी के लिए 400 करोड़ का भारी भरकम बजट दिया था। शमशानों के लिए 227 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब वही अखिलेश जी इटावा में केदारेश्वर शिव मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी तंज कस रही है। 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद आज करीब 2.5 साल होने जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है अभी तक रामलला के दर्शन करने नहीं गए अखिलेश, लेकिन जब यूपी का चुनाव नजदीक आया तभी अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या जरूर जाएंगे। और इसीलिए जब अखिलेश यादव अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अयोध्या त्रेता युग का स्मरण करवा रही है। इसीलिए अखिलेश यादव के मुंह में पानी आने लगा है। आप खुद सुनिए। सवाल हमारे दर्शन का नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे जाने का अयोध्या, और ये कहने से थकते नहीं थे कि हम इतनी बार जा चुके हैं, हम इतनी बार दर्शन कर चुके हैं। वहां पर सोचिए उनके जाने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिली इस बात की। तभी तो कहावत बनी है, चिराग तले अंधेरा। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अब राम मंदिर के चढ़ावा चोरी कांड ने हर सनातनी को गुस्से में तो ला दिया है। हर कोई मांग कर रहा है कि रामलला का धन चुराने का महापाप जिसने किया है उसे तो सख्त सजा मिले। और लोगों का ये गुस्सा आज अयोध्या में देखने को भी मिला, जब अयोध्या बार काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया कि चढ़ावा चोरी के आरोप में जेल भेजे गए पूरे टिन्नू गैंग का एक को केस कोई वकील नहीं लड़ेगा। अगर कोई वकील उन आरोपियों का केस लड़ना चाहता है तो उसे पहले 5 लाख रुपए वकील संघ के पास जमा करने पड़ेंगे। बार काउंसिल के फैसले के बारे में वकील कुछ कह रहे हैं, मैं चाहती हूं आप सुने वो। अभियुक्तों की ओर से वकालत नहीं करेगा। अगर अधिवक्ता वकालत करता है तो इस संघ में सहयोग की धनराशि में 5 लाख रुपए वो प्रत्येक नाम से जमा करेगा। और आगे ये भी तय किया गया है कि ये चंपक राय, गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए 173 सीआरपीसी की कार्यवाही की जाएगी। प्रभु राम का चंदा चोरी करें, इतना गंभीर इन पर आरोप लगे और ये सोच रहे हैं कि इनके लिए वकील केस लड़ने जाएगा। और इसीलिए बार काउंसिल की तरफ से ये फैसला, और लोग इस फैसले को बड़ा पसंद कर रहे हैं। पाठशाला में अब आगे बढ़ेंगे। पाठशाला में अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की क्लास, जहां हम खोलेंगे आतंक पर पाकिस्तान की पोल,
हालांकि ये पाकिस्तान और आतंकवाद ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। पाकिस्तान की नसें खुल जाएंगी, लेकिन वो ये नहीं मानेगा कि हम यहाँ आतंकवादियों को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। लेकिन अब मान रही है कि गुड बैड टेररिस्ट के खेल में जो ये फंसते थे ना, और फंसाने की पूरी दुनिया को कोशिश करते थे, कैसे अपने ही जहर में मर रहा है पाकिस्तान। आतंकी प्यादों के सामने मुनीर के वजीर कैसे ढेर हो गए हैं, आज आपको ये बताते हैं। कहते हैं अगर आप अपने आंगन में, और आंगन में क्यों, अपने आस्तीन में, इतना बढ़िया क्या मुहावरा है वो, हाँ, आस्तीन के सांप। कौन से सांप? आस्तीन। आस्तीन क्या होता है? ये आस्तीन इसी को कहते हैं। अब इसमें आप सांप पालोगे तो क्या होगा? हाँ, यहीं डसेगा। अपने आस्तीन में सांप पालेंगे तो एक दिन वो किसी और को, पड़ोसी को नहीं, आप ही को डसेगा। और पाकिस्तान ने यही किया और उसके साथ बिल्कुल यही हो रहा है। जिस तालिबान को कभी पाकिस्तान ने खड़ा किया, हथियार दिए, दुनिया के सामने जिस तालिबान की ढाल बनकर उसे बचाया, आज वही तालिबान पाकिस्तान की नींद उड़ा रहा है, सीमा पर गोलियां बरसा रहा है, मिसाइलें दागी जा रही है, एयर स्ट्राइक हो रही है और पाकिस्तान अपनी ही लगाई हुई आग में झुलस रहा है। 27 जून की रात को भी ऐसा ही हुआ। कराची में 27 जून की रात को हुआ एक आतंकी हमला। पैरामिलिट्री फोर्स सिंध रेंजर्स के मुख्यालय को निशाना बनाया गया। गुलिस्तान जौहर इलाके में यह आत्मघाती विस्फोट हुआ और उसके बाद फायरिंग में पाकिस्तान के 4 जवान ये जो है उनकी मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा घायल हो गए। पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने जब उसी की जमीन पर, उसी की सेना पर हमला किया तो पाकिस्तान इस कदर बौखला गया कि अपने बचाव के बहाने बनाने लगा। आतंकी आग में अपने हाथ जलाने के बाद पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज तो आया नहीं। आत्मघाती हमले का उसने आरोप किस पर मढ़ा? कोई गैस कर सकता है कि हमला किया पाकिस्तान ने? क्या बोला होगा? किसने हमला किया? हाँ, ये तालिबान। आपको लगता है पाकिस्तान इतना शरीफ है कि वो तालिबान की कहकर और बात मनवा लेगा? भारत ने आत्मघाती हमले के लिए उसने भारत पर आरोप लगाए। फिर भारत ने क्या किया? जवाब दे दिया। पाकिस्तान आर्मी ने कहा कि इस हमले के पीछे भारत का हाथ है। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर भारत के प्रॉक्सी संगठन जमातुल अहरार ने ये आतंकवादी हमला किया। इस पर भारत ने दिया 2 टूक जवाब। भारत में पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपने गिरेबान में झांको मियां। अपनी जमीन पर मौजूद आतंकवादी ढांचे के खिलाफ ठोस और विश्वसनीय कार्रवाई करो, वरना ऐसे ही पिटते रहोगे। झूठे, बेबुनियाद और बगैर सिर पैर के आरोपों पर भारत ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी। और दिलचस्प यह है कि कराची हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान से जुड़े उग्रवादी संगठन जमातुल अहरार ने ली, जिसे अक्सर टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जोड़ा जाता है। बावजूद इसके पाकिस्तान ने निशाना भारत को बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत की तरफ से जवाब मिला सीधा, सटीक और कूटनीतिक। भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को निशाना बनाया और बीती रात आप जानते हैं करीब 12:30 बजे अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने आतंकी संगठन तहरीक तालिबान और जमातुल अहरार के ठिकानों पर हमले किए। उसने एयर स्ट्राइक करके 29 सो कॉल्ड बोल रहा था आतंकियों को ढेर कर दिया, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने हमारे नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया। 35 से ज्यादा आम लोग मौत के घाट उतार दिए, 100 से ज्यादा लोग घायल कर दिए। लेकिन ये कहानी सिर्फ कराची की नहीं है, ये कहानी पाकिस्तान की उस नीति की है जिसके बारे में भारत सालों से दुनिया को चेता रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे थे, याद कीजिए आप, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म जैसी कोई चीज नहीं होती। आतंकवाद आतंकवाद होता है, स्पष्ट। एक बार फिर याद दिलाती हूं आपको वो जो बयान है सुनवाकर। गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है।
हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो, निर्णय करो। हिंदुस्तान ये हमेशा कहता रहा कि आतंकवादी कभी किसी झंडे के नहीं होते, आतंकवादी कभी किसी मुल्क के लिए काम नहीं करते हैं। आतंकवादी इज इक्वल टू, आप समझ लीजिए, पड़ोस। और सबसे बड़ा सच यह है कि पाकिस्तान ने जिसे कभी एसेट समझा वही सबसे बड़ा थ्रेट उसके लिए है। अब होना भी था, हम तो बार बार बता ही रहे थे। अब सुनने को नाराजी तो क्या किया जाए। अगर आप किसी आतंकी को इसीलिए पालते हैं क्योंकि वो आपके दुश्मन पर हमला करता है, तो याद रखिए एक दिन वही बंदूक आपकी तरफ भी घूमेगी। आज पाकिस्तान उसी हकीकत का सामना कर रहा है और इसीलिए उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईद उल फितर के अपने संदेश में मुसलमान देशों की भी ज्यादा एकता की अपील करते हैं। आतंकवाद के लिए उनके मुंह से कभी कोई बयान नहीं निकलता, सारे मुसलमान मुल्क एक हो जाएं। तो ये जो टीटीपी है वो कौन है? पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भारत में 1000 साल पुरानी एक मस्जिद है, उसकी एक खबर दिखाते हैं, उसे लेकर पोस्ट करते हैं। मस्जिद के नाम पर भारत में अराजकता फैलाने के सपने देखते हैं, मस्जिद की आड़ में मुसलमानों को सड़कों पर उतारने का ख्वाब पालते हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ दिक्कत यही है। मुस्लिम ब्रदरहुड चाहिए लेकिन दूसरे देशों में चाहिए, अपने यहाँ के मुसलमानों की एकजुटता नहीं चाहिए। अपने यहाँ तो कोई फलां फिरके का है, कोई उस फिरके का है, ये हमें पसंद है, ये हमें पसंद नहीं है। और जब वो फन फैलाकर उसी के सामने खड़े हो जाते हैं तो इधर उधर दौड़ता फिरता है। अफगानिस्तान में क्या किया उसने? मासूम बच्चों को निशाना नहीं बनाया। गजा के बच्चे तो बच्चे, अफगानिस्तान के बच्चे, ये तस्वीरें देखकर अब किसी का खून नहीं खौल रहा, अब किसी की आंखों से वो घड़ियाली आंसू ही से नहीं निकल रहे। क्यों? ये बच्चे कौन हैं? अफगानिस्तान के वो मासूम बच्चे पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में जख्मी हुए, अब तो बोल के लब आजाद है कहां गए? ज्यादातर बच्चों की उम्र 1 साल से 7 साल के करीब है। बताइए इनका क्या कसूर था? इनको मुस्लिम ब्रदरहुड बचाना है गजा को बचाकर, और ये जो अफगानिस्तान में कर रहे हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये आज जिस मुल्क पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं ये वही मुल्क है जिसमें अगस्त 2021 में जब तालिबान की वापसी हुई तो दुनिया में जो देश सबसे ज्यादा खुशी से झूम रहे थे उनमें से अव्वल नंबर पर यह पाकिस्तान था। इमरान सरकार के आंतरिक मंत्री शेख रशीद कह रहे थे अफगानिस्तान के तोरखम बॉर्डर पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और की भी थी। ये उसी की तस्वीर है। दोनों के गठजोड़ का बबल 2 साल में फिर फटा कि नहीं फटा? पाकिस्तान लगातार आतंकी हमले झेल रहा है इसी टीटीपी से। बीते 4 साल में पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों या बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने 30 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया, जिन्हें पाकिस्तान ने अपने यहाँ छिपा कर रखा था। सिर्फ 2026 में ही पाकिस्तान के अंदर 225 से ज्यादा आतंकी हमले हो चुके हैं। और इतने सब के बावजूद पाकिस्तान को यह समझ नहीं आ रहा कि आतंकवाद पालतू नहीं होता है, जंगली होता है। और अब पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता क्योंकि भस्मासुर पाकिस्तान खुद बनाता। अब खुद अपने हाथ रखे सर पर, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये बता सकते हैं देयर इज नो गुड और बैड टेररिज्म। अपने यहाँ का आतंकवाद खत्म करो तो अपने आप अगल बगल जो ये कह रहे हो कि आतंकवादी हैं खत्म हो जाएगी। शुरुआत पाकिस्तान ने की, अब अफगानिस्तान में देखिए किस तरीके का हश्र हो रहा है बच्चों। बहरहाल पाठशाला में अब पर्यावरण विज्ञान की क्लास, ईवीएस वाली क्लास। यूरोप के गर्मी में अब तक 8 दिनों में 1300 मौत हो चुकी है और कहा जा रहा है और हालात खराब हो सकते हैं। भारत में वही तापमान नॉर्मल लग रहा है, यूरोप में जानलेवा। मतलब यूरोप में सूरज आग उगल रहा है।
साल के कई कई महीने बर्फ की चादर में ढके रहने वाले देश आग की भट्टी बन गए हैं अभी। यूरोप के लोग परेशान हैं, गर्मी से एकदम बेहाल है। मतलब जर्मनी में एक भारतीय रहती है, उनका एक वीडियो हमें मिला। क्या चल रहा है भाई? यूरोप में क्या चल रहा है? गर्मी, ऐसी गर्मी है? अब क्या चल रहा है हम बताते हैं क्या चल रहा है। जल्दी से एक सवाल का जवाब दीजिए। आज आपके इलाके में, आपके शहर में अधिकतम तापमान कितना दर्ज किया गया? देखिए ना, आपने वो फोन पे देखिए, दिख जाएगा। हाँ, 45 से ऊपर। ओके, रवि, दीपांशु, दीपांशु 42, राजा। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, 5 शहरों के आपको आज अधिकतम तापमान टेम्परेचर दर्ज जो हुआ है बताती हूँ। गंगानगर में हुआ है 44.4 डिग्री, भिवानी में 43.3, चूरू में 42, बीकानेर में 42, दिल्ली में 42.6। ठीक है, अब यूरोप के देशों में आपको ले चलते, लब्बो लुबा वही है ना, मोटा मोटी वही है ना। 43 हो गया जर्मनी में, फ्रांस में 43 हो गया, हंगरी में 40 हो गया, पोलैंड में 40 हो गया, चेकिया में 41 लगभग 42 हो गया, ऑस्ट्रिया में कितना हो गया? 40। अब भारत का 45 डिग्री, और हमें क्या करना है? ये गमछा लिया, गीला किया, निचोड़ा उसे, गले में डाला, मुंह पोछा, उफ, एसी जैसी फीलिंग। लेकिन यही चीज इन लोगों के साथ नहीं हो पा रही है। 35 डिग्री का तापमान और सब पिघल जा रहा है। यूरोप ऐसी गर्मी झेल रहा है जो 50 सालों में इन्होंने नहीं झेली। और WHO ने बताया कि 21 जून से अब तक पूरे यूरोप में ये जो लू चलती है ना, हीट वेव, उसकी वजह से 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसी गर्मी पड़ रही है जो यूरोप ने इससे पहले कभी महसूस ही नहीं की। इतनी खतरनाक, मतलब लोग ये देखिए, वाटर कैनन दे, पानी की बौछारें हो रही है। जो चल रहा है वो कह रहा है भैया पानी बरसा दो हम पर। अब सोचिए आप, भारत में भयंकर गर्मी के समय कहीं तो पारा 50 के पार पहुंच जाता है। पहुंचा है कि नहीं? महसूस किया है 50 जैसी फीलिंग? देखो, नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता है। अब मैं समझाती हूँ क्यों। यूरोप में 35-40 डिग्री के इन देशों को तंदूर में तब्दील क्यों होना पड़ गया है? ध्यान से एक एक करके वजह समझाती हूँ। ये इसलिए नहीं है कि ये नाजुक लोग हैं, सोच रहे हो कि यार इनके ये नाजुक होंगे। सूरज की जो किरणें हैं ना इन इलाकों में, उसका असर बहुत अलग है। यूरोप भारत के मुकाबले ज्यादा नॉर्थ की तरफ है, वो जो नॉर्थ पोल है ना उसकी तरफ है, इसलिए गर्मियों में वहां दिन लंबे होते हैं, सूरज की किरणें तिरछी और ज्यादा समय तक पड़ती है। भारत में सूरज जो है वो सीधा सिर के ऊपर चमकता है, जबकि यूरोप में सूरज की दिशा और समय अलग होने की वजह से गर्मी का एहसास भी अलग होता है। अब दूसरी वजह, पोल्यूशन। भारत के शहरों में प्रदूषण और ये धूल मिट्टी एक गुबार पैदा कर लेती है, तो सूरज की सीधी धूप थोड़ा सा रुकावट के साथ आती है। लेकिन यूरोप में हवा एकदम साफ है, सीधे धरती पर पड़ती है वो त्वचा को चीर देने वाली किरणें। तीसरी वजह, ह्यूमिडिटी। यूरोप में हीट वेव के दौरान हवा बिल्कुल बंद होने से पसीना सूखता ही नहीं है, घुटन ज्यादा होने लगती है। और वहां के घरों की जो बनावट है ना, वो बहुत अलग तरीके से बनी है। आपकी जो ये दीवारें हैं ना, उन दीवारों पर ये इंसुलिन जैसा, मतलब एक फोम जैसा लगाते हैं, तो खिड़की के अंदर से जो मान लीजिए हवा आती है वो फिर गर्मी के तरीके से रहती है। इंसुलिन गर्मी को अंदर ही रोक लेती है। बनावट ऐसी है। ठंडा इलाका होने की वजह से यूरोप के घरों में एसी होता ही नहीं है, और अगर एसी लगाना है भैया तो ऐसा नहीं कि मन किया तो लगा दिया, बहुत कड़े नियम है वहां पर। ऐतिहासिक शहरों की खूबसूरती को कोई खतरा ना पहुंचे, मतलब एस्थेटिक्स जिसे आप कहते हो ना, बाहर कपड़े नहीं सुखा सकते, एसी नहीं लगा सकते, उसका कंप्रेसर बाहर नहीं लटका हुआ होना चाहिए, तो लोगों को इसीलिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं। यूरोप के लोगों का शरीर इतनी ज्यादा गर्मी झेलने के लायक ही नहीं है, बना नहीं है। जैसे आप -10 नहीं झेल सकते, वैसा उनके साथ है। तो समझिए वजह क्या है। अब आपका प्यारा सेगमेंट सोचा है कभी आपकी एक छोटी सी आदत
सिर्फ आपकी नहीं पूरे देश का भविष्य बदल सकती है। एक बात बताइए, आपने कभी हॉर्न बजाया है? आपने अपने टीवी की वॉल्यूम क्यों बंद कर दी? सुनिए ना इस हॉर्न को। आप जब हॉर्न बजाते हैं, कभी गिना है आपने एक दिन में कितना हॉर्न बजाया आपने? अच्छा ठीक है, आवाज़ बंद कर देती हूँ हॉर्न की, बंद कर दीजिए भैया। जब आप यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो गाड़ी में कैसे कर लेते हैं? और जब आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो जिसके लिए हॉर्न बजा रहे हैं वो कैसे बर्दाश्त कर लेता है? आप रेड लाइट पर खड़े हैं, आपके पीछे एक गाड़ी चल रही है, आगे एक गाड़ी चल रही है और पीछे वाला पा 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 हॉर्न बजाता रहे, तो आप नहीं कहते उड़ के जाऊं क्या भाई? पर आप भी तो कभी कभी वही कर लेते हैं। हम सोचते हैं तो नॉर्मल है, छोड़ देते हैं, लेकिन आपको पता है बेवजह हॉर्न बजाना आपकी जेब, आपके दिमाग, आपकी सेहत पर कितना बड़ा नुकसान छोड़े जा रहा है? सोचा है कभी? मान लीजिए कि देश की 5 करोड़ गाड़ियां हर दिन सिर्फ 10 मिनट बेवजह हॉर्न बजाए, आपको पता है उससे इंजन पर भी दबाव पड़ता है। और अगर 10 मिनट बेवजह आप हॉर्न बजाए 5 करोड़ गाड़ियां, तो इससे हर साल लगभग 25 करोड़ लीटर फ्यूल बर्बाद होता है और इससे लगभग 2500 करोड़ की चपत लगेगी। और WHO कहता है हमारे कान 55 डेसिबल तक का ही शोर सहन कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, हमें गुस्सा आएगा। तो गाड़ियों का हॉर्न 100 डेसिबल से ऊपर चला जाता और एक नहीं कई गाड़ियां एक साथ बजाएगी तो सोचिए आपके सिस्टम की क्या हालत होगी। इसीलिए अब कोशिश कीजिए कि हॉर्न ना ही बजाए, और अगर बजा रहे हैं तो गिन लीजिएगा कितनी दफा आपने ये काम किया। मुझे इजाजत दीजिए, घंटी बज गई, हॉर्न नहीं बजा है, घंटी बजी है। कल फिर लौटूंगी न्यूज़ की पाठशाला में, फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। देखते रहिए न्यूज़ की पाठशाला।